टू द पॉइंट स्टडी करते हुए आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के सापेक्ष गति। कल हमने पढ़ा था सूडो फोर्स और अपकेंद्रीय बल किस तरीके से लगता है। आज उसी के सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के सापेक्ष गति। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के सापेक्ष गति। पृथ्वी की दो गतियाँ होती है, एक तो होती है अक्षीय गति, वो सूर्य के चारों तरफ कक्षीय गति, सूर्य के चारों तरफ गति करती है, और एक होती है उसी के अक्ष पर जो घूमती है, वो घूर्णन गति। ठीक है, मगर जो वो कक्षीय गति होती है वो ये जो घूर्णन करती है पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, इसके सापेक्ष बहुत नगण्य होती है। ठीक है, इसलिए हम पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उनको हम जितने भी निर्देश तंत्र है उनको हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान लेते हैं। घूर्णन निर्देश तंत्र के कारण इस पर दो सूडो फोर्स, दो छद्म बल लगते हैं, अपकेंद्रीय बल और कोरियोलिस बल। ठीक है, और ये कोरियोलिस बल किस पे लगता है? केवल गतिशील कण पे लगता है। और अपकेंद्रीय बल किस पे लगता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है तो पृथ्वी का चक्रणीय गति में कोणीय वेग क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। टी की वैल्यू क्या है? 24 × 60 × 60, 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकेंड। 2 × 3.14, 3.14 किसकी वैल्यू है? पाई की। इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास में 7.29 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड किसकी वैल्यू आती है? कोणीय वेग। किसका कोणीय वेग? पृथ्वी की चक्रणीय गति के कारण पृथ्वी का कोणीय वेग। अब हम एक यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो पृथ्वी की अक्षीय स्थिति है इस पर अगर कोई बिंदु पी पर कोई कण स्थित हो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये अक्षांश होता है, और ये जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाती है इन बिंदुओं को, वो हमारी क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती। माना कोई एक अक्षांश है जिस पर बिंदु पी पर कण की स्थिति है, और ये कण इसके केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से लेमडा कोण पर यहाँ पर है अक्षांश के साथ में। ये इसके एक्स डैश, जेड डैश और वाई डैश इसके निर्देशांक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। इज दैट क्लियर? इससे हमें ओमेगा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर, ओमेगा की वैल्यू हमें मिलेगी जेड डैश ओमेगा कोस लेमडा प्लस के डैश ओमेगा साइन लेमडा। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t इक्वल्स टू 7.29 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। अगर कोई कण पृथ्वी के अंदर गतिशील है तो उस पर कोरियोलिस फोर्स लगता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हम मानेंगे कि जो v डैश है, अभी हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे। ठीक है, क्षैतिज दिशा में ही वो जा रहा है। आई डैश वी एक्स डैश प्लस जे डैश वी वाई डैश, इसके क्या हो गए? ये इसका सदिश समीकरण हो गया। किसका हो गया? वेग का। कोरियोलिस त्वरण हमने पढ़ा है, कितना होता है? -2 ओमेगा क्रॉस वी डैश। ये हमने कोरियोलिस त्वरण पहले निकाला था। इसको मैट्रिक्स में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, क्या थी? ओमेगा इक्वल्स टू जे डैश ओमेगा कॉस लेमडा प्लस के डैश ओमेगा साइन लेमडा। यहाँ से जे डैश वाई वाली एक्सिस के लिए, के डैश जेड वाले एक्सिस के लिए। ठीक है, इसका आई वाला एक्सिस 0 है। यहाँ पर वी एक्स और वी वाई है, यानी जेड एक्सिस वाला 0 है। पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर। ओमेगा की आई जे के भी हो गया। ओमेगा के लिए आई वाला 0 था, ओमेगा कॉस लेमडा ओमेगा साइन लेमडा। वी डैश के लिए हमने ऊपर देखा था वी जेड वाला फंक्शन 0 है, तो यहाँ 0 रख दिया। वी एक्स डैश वी वाई डैश, इसके साथ में अब इसको सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं? ये वाली लाइन फ्री छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 0 वी वाई ओमेगा साइन लेमडा, वी वाई ओमेगा साइन लेमडा। ये वाली लाइन फ्री छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। 0 वी एक्स ओमेगा साइन लेमडा विद नेगेटिव साइन, वी एक्स साइन लेमडा ओमेगा नेगेटिव साइन। ये वाली लाइन फ्री छोड़ने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एक्स ओमेगा कॉस लेमडा, वी एक्स ओमेगा, वी एक्स इसमें ओमेगा मिस है, ओमेगा कॉस लेमडा। ठीक है, उसके बाद में कोरियोलिस त्वरण का क्षैतिज घटक अगर हम निकालते हैं तो क्षैतिज घटक की अगर हम बात करेंगे इसमें, यहाँ पर
तो एफ की जो वैल्यू होगी वो 2 ओमेगा I वी वाई - जे वी एक्स साइन लैम्डा होगी। ठीक है, और ये जो होगा ये कौन सा घटक होगा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। क्षैतिज घटक में कौन सा लगेगा, एक्स वाई जेड हम लेके चल रहे हैं, जेड को हमने कांस्टेंट माना, एक्स और वाई इस डायरेक्शन में ये इस तरीके से घूर्णन करती है यूं। तो यहाँ पर क्षैतिज घटक हमारे पास में ही आया। इसका रिजल्टेंट अगर हम निकालते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास में आता है √(v(x)² + (vy)² और इसका रिजल्टेंट 2 ओमेगा इसकी वैल्यू साइन लेमडा यानी कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है। उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई कण गति करेगा तो कोरियोलिस बल के कारण उसको धक्का किधर लगेगा, दाईं ओर लगेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर कोई कण गति करता है तो उससे किस ओर धक्का लगेगा, बाईं ओर लगेगा। अब ये कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण क्या क्या परिस्थितियाँ या क्या क्या प्रभाव हमें पृथ्वी पर दिखाई देते हैं उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। और ये जो कोस लैम्डा वाला जो बचा था वो क्या है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में कोरियोलिस बल का यह घटक सदैव ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, कोरियोलिस बल के प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाएं जैसे चक्रवात है, नदी का कटाव आदि की व्याख्या की जा सकती है। सबसे पहले नदियों के कटाव की बात करें कि कोई नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर V'(I')V वेग से बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस ओर अगर ये बह रही है, यहाँ पर हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ इस तरीके से डायरेक्शन हम लेते हैं। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम ये डायरेक्शन लेते हैं तो ये अगर कोई नदी इस तरीके से बह रही है तो नदी के में पानी पश्चिम से पूर्व की ओर इस वेग से बह रहा है, तो नदी के पानी पर लगने वाले बल का क्षैतिज घटक ये हमने निकाला साइन लैम्डा 2mvx'। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण नदी के पानी द्वारा भूमि का बहाव दिशा से दाहिनी ओर होता है। किस ओर होगा, इस दिशा से दाहिनी ओर। उत्तरी गोलार्ध में नदियाँ इस तरीके से बहेगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं किनारे की ओर होता है। दक्षिणी गोलार्ध की नदियाँ कुछ इस तरीके से बहेगी। तो उत्तरी गोलार्ध की नदियाँ तो इधर का कटाव करेगी इस डायरेक्शन का, और दक्षिणी गोलार्ध की नदियाँ किस तरीके का करेगी, यहाँ का। दक्षिणी गोलार्ध में बाएं किनारे का कटाव होता है। ठीक है, इसके बाद में चक्रवात भी क्या है, कोरियोलिस बल के कारण ही उत्पन्न होते हैं और इनकी व्याख्या भी कोरियोलिस फोर्स के कारण ही हम कर सकते हैं। जब पृथ्वी के किसी स्थान पर क्या होता है कि अत्यधिक गर्मी या किसी अन्य कारण से न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है, जैसे पृथ्वी का कोई केंद्र है, अगर यहाँ पे न्यून दाब उत्पन्न होता है तो ऊपर की जो हवा है वो तीव्र वेग से अंदर की ओर निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, फलत वायु के कणों में कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाहिने उद्रक दोनों दिशाओं में लगने के कारण वायु के कण सर्पिलाकार रूप में उद्रक सीधे दिशा में मुड़ते जाते हैं और वामावर्त चक्रवात का निर्माण होता है। वामावर्त चक्रवात का निर्माण होता है। उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का निर्माण इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण बल लगेगा तो चक्रवात की दिशा कुछ इस तरीके से होगी। उत्तरी गोलार्ध वामावर्त चक्रवात का निर्माण होगा क्योंकि पृथ्वी में घूम रही है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर इस तरीके से निर्माण होगा। दक्षिणी गोलार्ध में ये
इस तरीके के चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में बनेंगे। ये सिचुएशन क्लियर हो गई। यहाँ पर 2 पॉइंट हमें याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनते हैं उनकी दिशा कौन सी होती है, वामावर्त चक्रवात, और दक्षिणी गोलार्ध में बनने वालों की जो होती है वो कौन सी दिशा होती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इस चीज़ से भी हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंडीशन है कि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड पर कॉरियोलिस बल। इससे पहले चक्रवात का एक सिंपल सा और तरीका है कि एन के लिए इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज और एस साउथ पोल के लिए क्लॉकवाइज। डायरेक्ट याद करने के लिए एन के लिए एंटी क्लॉकवाइज, एस के लिए क्लॉकवाइज चक्रवात। ये एग्ज़ाम में मल्टीपल में पूछा जाता है कई बार कि अगर उत्तरी ध्रुव है और उसमें कॉर्डियस फोर्स के कारण जो चक्रवात आएगा वो वामावर्ती आएगा या दक्षिणावर्ती आएगा। नॉर्थ पोल एन एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल क्लॉकवाइज। उसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड का कॉरियोलिस बल। एम द्रव्यमान का अगर कोई पिंड है, गुरुत्वाकर्षण के कारण एच ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है, टी समय पश्चात पिंड का वेग क्या होना चाहिए, P इक्वस टू के जी टी। ये वी डैश इक्वस टू के जी टी। के क्या है यहाँ, एकांक सदिश है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ माइनस के जो है वो ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के केंद्र की ओर एकांक सदिश है। ये वाला क्लियर है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसी को कंटिन्यूस करते हुए कॉरियोलिस फोर्स यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण -2 ओमेगा क्रॉस वी यहाँ लग रहा है, जहाँ वी क्या है, ऊर्ध्वाधर की ओर कोणीय वेग है, ओमेगा ऊर्ध्वाधर कोणीय वेग है और वी की डायरेक्शन ये इस तरफ पृथ्वी की ओर केंद्र की ओर, ठीक है। यहाँ से यदि इस स्थान का अक्षांश लेमडा तथा घूर्णी निर्देश तंत्र का कोणीय वेग ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली थी कि जे ओमेगा कॉस लेमडा प्लस के डैश साइन लेमडा। कॉरियोलिस बल के कारण ये हमने निकाला ही था। यहाँ पर हमने जो यहाँ इसकी वैल्यू जो हमने रखी है 2mgt ओमेगा कॉस लेमडा, यहाँ पर किसकी वैल्यू रख दी हमने, वी डैश की वैल्यू हमने यहाँ पर gt रख दी है। उसके बाद यहाँ पर v इक्वस टू जी टी कैसे आया, ये तो क्लियर है ना। v इक्वस टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की वैल्यू जो है वो g है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और t हमारे पास में टाइम है। क्लियर यहाँ तक। f फोर्स लगाया। अब तक हम इसको किस में पढ़ रहे थे, वेलोसिटी के साथ पढ़ रहे थे। m मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के साथ ही एक्सेलरेशन के साथ पढ़ रहे थे, और उसके साथ में m मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलेगा, f इक्वस टू एम ए वाले कंडीशन में e की जो वैल्यू थी हमारे पास में वो 2 ओमेगा क्रॉस v थी, ठीक है। 2 ओमेगा क्रॉस v थी, इसको m से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास में फोर्स आया। फोर्स की हमने मैट्रिसेस बनाई है। मैट्रिसेस में ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में ओमेगा कॉस लेमडा और साइन लेमडा दोनों है गिवन यहाँ पे, ओमेगा साइन लेमडा, यहाँ पे ओमेगा मिस है। फिर उसके बाद में v की वैल्यूज हमने पुट करी है, i और j डायरेक्शन में 0 और माइनस gt हमने यहाँ पर कैप वाली z डायरेक्शन में हमने यहाँ पे लगाई है। अब यहाँ पर i और j के जो है वो 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड पर कॉरियोलिस फोर्स, नीचे की ओर, यानी जो z डायरेक्शन बची थी उसके ऊपर क्या इसका प्रभाव आएगा, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, ऊपर की ओर, पहले हमने ऊपर की ओर पढ़ा था, तो हमने किस डायरेक्शन में स्टडी करी थी, इस प्लेन की बात करी थी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, इस वाली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इस वाली डायरेक्शन में आई की दिशा पूर्व की ओर होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता पिंड पूर्व की ओर विस्थापित हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में नीचे गिरता हुआ पिंड पूर्व की ओर विस्थापित हो जाता है।
ये पृथ्वी थोड़ी सी उत्तरी गोलार्ध में नीचे की ओर गिरता हुआ पिंड पूर्व की ओर स्थापित होगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी हम चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरते वक्त किस ओर विस्थापित होगी? पूर्व की ओर विस्थापित होगी। ठीक है। और इसी के साथ में न्यूटन के द्वितीय नियम से पूर्व दिशा में पिंड की गति का समीकरण अगर हम निकालें md²x/dt²। ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से ओमेगा क्रॉस वी, 2 ओमेगा क्रॉस ए की वैल्यू एक्सेलरेशन जो है 2 ओमेगा क्रॉस वी। यहाँ से हम इसमें लिखेंगे तो ये जो हमें मिला था एफ सी 2mgt ओमेगा कॉस लैम्डा जो हमें यहाँ पे सॉल्व करके मिला उसको हमने यहाँ पुट किया, m से m कैंसिल और 2g ओमेगा कॉस लैम्डा t। m a इक्वस टू फोर्स इक्वस टू ये वैल्यू हमने पुट करी है यहाँ पे और इसका हमने क्या किया है? डिफरेंशियल किया है डबल बार। क्लियर? उसके बाद में m से m कैंसिल। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2g ओमेगा कॉस लैम्डा t हमारे पास में बचता है। ठीक है। फिर उसके बाद में t के सापेक्ष समाकलन करने पे अगर हम इसका समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे, रिवर्स में चल रहे हैं तो dx/dt की वैल्यू कांस्टेंट 0, तो dx/dt की वैल्यू इस फॉर्म में हमको मिल जाएगी। x डैश इक्वल्स टू 1/3g ओमेगा कॉस लैम्डा टी क्यूब प्लस सी। x का हमने वापस इंटीग्रल किया है तो फिर हमें एक और कांस्टेंट मिला है। इस कांस्टेंट को हम 0 इसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास 1/3g ओमेगा कॉस लैम्डा टी क्यूब हमारे पास बच जाती है। यदि पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है तो पिंड के गिरने में लगा समय कितना होगा? t इक्वल्स टू 2h/g रूट ऑफ में। ये वैल्यूज़ किससे निकलती है? गति के दूसरा जो समीकरण आता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT² से, वहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे 2h/g रूट ऑफ में। यहाँ फिर समीकरण 4 को 3 में रखने पर यानी ये t की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो t की वैल्यू आती है उत्तरी गोलार्ध में h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड का पूर्व दिशा में विस्थापन क्या होगा? 2/3h ओमेगा कॉस लैम्डा अंडर रूट ऑफ 2h/g। ये टर्म आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसमें 2 चीज़ें हमें कंफर्म होनी चाहिए। एक तो क्या कि उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई पिंड नीचे गिरता है तो उसका विस्थापन किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। दक्षिणी गोलार्ध में अगर h ऊंचाई से कोई पिंड गिरता है तो समान विस्थापन होगा पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। विस्थापन की वैल्यू 2/3h ओमेगा कॉस लैम्डा अंडर रूट ऑफ 2h/g। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट इसी के सीक्वेंस में है, ये तो था कि नीचे गिरते हुए। अब अगर हम किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब क्या होगा? कंडीशंस वही है, बस v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। अब इसमें इनिशियल पहले हमने क्या लिया था? नीचे गिरते हुए पिंड के लिए v इक्वल्स टू जी टी ले लिया था क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी थी उसकी क्या थी? 0 थी। कि हम ऊपर से किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ यहाँ है विराम अवस्था में, इसको हम नीचे गिरा रहे पृथ्वी पे, तब तो यहाँ u इक्वल्स टू 0। अब क्या कर रहे हैं? इसको नीचे से ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं। यहाँ पर अब ये u0 नहीं होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद में ओमेगा की वैल्यू j ओमेगा कॉस लैम्डा और के लिए ओमेगा साइन लैम्डा, ये भी हमने प्रीवियस निकाला है।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो कोरियोलिस फोर्स लगता है ये भी क्लियर है, 2 ओमेगा वी क्रॉस ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा की वैल्यू पुट करो, वी की वैल्यू पुट करो, रिजल्टेंट आपके पास में ये आएगा मैट्रिसेस सॉल्व करने के बाद। वही है वापस कि उत्तरी गोलार्ध में ऊपर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल पश्चिम की ओर लगने के कारण विस्थापन किस ओर होगा? पश्चिम की ओर होगा। किस ओर होगा? पश्चिम की ओर होगा। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, अगर आप पिंड को नीचे की तरफ गिरा रहे हो तो विस्थापन पूरब की ओर है, अगर आप पिंड को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो विस्थापन किस ओर है? पश्चिम दिशा की ओर है। ये किसकी बात हो रही है? उत्तरी गोलार्ध की। आप सिर्फ एक गोलार्ध का याद रखेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध, तो उसे इतना याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ रखने वाली बात ये है, उत्तरी गोलार्ध में कोई चीज़ आपने नीचे गिराई पूर्व की ओर गिरेगी, और ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो पश्चिम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। इसका जस्ट उल्टा किस में होएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ तक क्लियर? वही हमने सेकंड नियम से एफ एम ए डबल डिफरेंशियल करा, उसका इंटीग्रल निकाला, इंटीग्रल से डी एक्स बाई डी टी, सी अगेन ज़ीरो, फिर वापस इसको इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू सी अगेन ज़ीरो। ठीक है, फिर x डैश जो है वो हमारे पास में क्या आएगा? ओमेगा जी कॉस लेमडा u बाई जी टी स्क्वायर माइनस 1/3 टी क्यूब। ये अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद जो विस्थापन के लिए हमें समीकरण मिलेगा उसे अगर हम निकालते हैं तो एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी? टी इक्वल्स टू यू बाई जी। यहाँ से रखने पर v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अधिकतम ऊंचाई पे जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग, वो क्या हो जाता है? v इक्वल्स टू क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है, तभी तो वो वापस नीचे गिरना शुरू होता है। उस कंडीशन के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए t की वैल्यू यहाँ से u बाई जी, और इस u बाई जी को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, किसमें? एक्स डैश वाली कंडीशन में हमने रखा, जहाँ ये क्या था? टी क्यूब था। अब यदि पिंड किस ऊंचाई तक जाता है? h ऊंचाई तक जाता है, तो यहाँ से u की वैल्यू √2gh निकालेंगे, और इसे भी अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास में x डैश की वैल्यू क्या आएगी कि उच्चतम बिंदु पर पश्चिम की ओर कितना विस्थापित होगा? वो 2/3 ओमेगा जी कॉस लेमडा 2h बाई जी का 3/2। पश्चिम की ओर वेग क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी इसकी करेंगे तो ओमेगा जी कॉस लेमडा 2h बाई जी। ये ही हमें याद रखना है यहाँ पे कि कितना विस्थापित होगा, इतना ये यहाँ से विस्थापित होगा। ये किसके सिमिलर है? ये देखो आप, 2/3 ओमेगा कॉस लेमडा √2h बाई जी। ये क्या था? नीचे गिरते हुए, है ना, और ये क्या है? ऊपर फेंकते हुए। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो किसके लिए आया है? ऊपर फेंकने के लिए 2h बाई जी का 3/2 है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में? 2h बाई जी का √। इसे इस फॉर्म में भी याद रखो तो भी दिक्कत नहीं है, बात वही है। डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम किसी पिंड को नीचे की ओर अगर फेंकते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या मिली थी हमें? यहाँ पे 1/3 ओमेगा जी कॉस लेमडा 2h बाई जी का 3/2। और जब हम किसी पिंड को ऊपर की ओर अगर फेंकते हैं तो हमारे पास में क्या कंडीशन थी? सेम वही चीज़ है, बस 2/3 जी ओमेगा कॉस लेमडा 2h बाई जी का 3/2। यहाँ पर 2 आ गया और पहले कितना था?
1 था। यानी विस्थापन जो है, कोई पिंड अगर ऊपर से नीचे आएगा तो उसका विस्थापन अगर x है, उसी पिंड को उसी जगह हम ऊपर की तरफ फेंकें तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में 2x। कंसेप्ट क्लियर। नीचे की तरफ किसी पिंड को हमने फेंका है, कॉरियोलिस बल के कारण उसका विस्थापन x अगर पूर्व दिशा में है, ऊपर की ओर हम उसी पिंड को उसी जगह पर फेंक रहे हैं, कॉरियोलिस बल के कारण अधिकतम ऊंचाई पर इसका विस्थापन 2x हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर यही पिंड ऊपर तो लटकेगा नहीं, नीचे ही आएगा, तो ठीक है, कुछ सेकंड बाद में अगर वो वापस नीचे की ओर आता है तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कॉरियोलिस बल के कारण गति का समीकरण जो हमारे पास में था वो ये था। यहीं से हमने सारी कैलकुलेशन निकाली थी और x की वैल्यू निकाली थी, और ये सारी कैलकुलेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी एक बार अगर आप बुक में कैलकुलेट करेंगे तो। सिंपल डिफरेंशियल और इंटीग्रल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। टी की वैल्यू इसने पुट कर दी है यहाँ पे √TH/g से। कौन सा फॉर्मूला है, वो ये S=UT + ½ AT² वाला। ठीक है, धरातल पर पहुंचने पर कॉरियोलिस बल के कारण टोटल विस्थापन कितना हो गया, देखो x डैश की वैल्यू क्या हो गई, इसी की आप एक ही फॉर्मेट में पढ़िए, इसमें अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। x डैश की वैल्यू क्या हो गई 4/3, बाकी पीछे वही है g ओमेगा कॉस लैम्डा 2h/g का 3/2, कितना हो गया 4 गुना हो गया। ये समझ में आया। कोई पिंड नीचे गिरा पूर्व की ओर x विस्थापन होगा, इसी पिंड को इसी जगह आपने उधर ऊपर की तरफ फेंका इस डायरेक्शन में 2x। ठीक है, 2x ये, फिर यही पिंड लौट के वापस नीचे आया, तो जितना इधर गया उतना वापस और इधर जाएगा और शिफ्ट होगा। ऑलरेडी 2x शिफ्ट हो गया, फिर और x शिफ्ट होगा, तो कितना हो गया 4x पश्चिम की ओर आ गया। पिंड सीधा नीचे आएगा, यहाँ पर विराम अवस्था से नीचे की ओर फेंका तो ये इस तरीके से कंडीशन आएगी। क्लियर। और इसका विस्थापन पश्चिम की ओर। धन्यवाद।